primary activities, we have seen that primary activities are related to appropriation of natural resources for personal use. Now natural resources are land, water, air. जब हम लोग ये सब कंपोनेंट्स को यूज करके उसको कुछ एक प्रोडक्शन करने का कोशिश करते हैं, जिस प्रोडक्शन से हम लोग को कुछ इनकम आता है. मैंने बताया था व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एक्टिविटीज दैट जनरेट इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एंड प्राइमरी एक्टिविटीज जिससे हम लोगों को इनकम जनरेट होता है, जनरली एग्रीकल्चर, हंटिंग गैदरिंग, माइनिंग. सो ये सबसे हम लोग क्या करते थे कि वी यूज टू डील विथ नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या होगा कि प्राइमरी एक्टिविटीज में मेरा जो भी प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है, प्राइमरी एक्टिविटीज में मेरा जो भी प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है उसको एक बेसिस बना करके, उसको एक रॉ मटेरियल बना करके अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं फर्दर प्रोडक्शन करूंगा. रॉ मटेरियल को यूज करके फर्दर प्रोडक्शन करूंगा और रॉ मटेरियल्स में वैल्यू ऐड करूंगा. चाहे वो कोई भी रॉ मटेरियल हो जाए, मैं उसमें वैल्यू ऐड करूंगा अभी. ओके, क्लियर? सेकेंडरी एक्टिविटीज समझ में आ रहा है? सी, तो व्हाट आर secondary activities? What are secondary activities? Secondary activities add value to natural resources. ये natural resources कहां से आता है? ये हो सकता है कि ट्री है, मे बी इट्स अ ट्री. तुमने ट्री को लिया एज अ रॉ मटेरियल, ट्री लेकर के आया, तुमने फर्नीचर बना लिया, तो यू हैव प्रोसेस्ड द नेचुरल रिसोर्स दैट इज ट्री टू मेक अनदर प्रोडक्ट. ठीक है, तो हम लोग किसी भी नेचुरल रिसोर्स को, मान लो वी आर एक्सट्रैक्टिंग व्हाट, आयरन ओर. अब आयरन ओर को तो हम लोग ऐसे ही नहीं यूज कर सकते. अगर आयरन ओर को तुम लोहा के जैसा इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे तो आयरन ओर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे. बट जब इसी आयरन ओर से हम लोग स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसको हम लोग काम में लगा सकते हैं. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट. सो दैट इज हाउ वी प्रोसेस नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ we process natural resources and transforming raw materials into valuable products. Raw materials means, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, it may be a cotton. तुमने कॉटन उगाया, अब इस कॉटन के बॉल का क्या वैल्यू है? कुछ वैल्यू नहीं है. कॉटन का वैल्यू तुम रास्ता में फेंक दो, कोई नहीं उठाएगा. बस इसी कॉटन से अगर if you make yarn and that yarn can be made into threads, and that threads can be made into fabrics, and that fabrics can be made into different types of garments. So this is how the process of secondary activities work. So secondary activities, take out the keywords from here, that is add value to natural resources. This is your keyword. By what? By transforming raw materials into valuable products. So these are your two keywords that you have to take down from here, that is adding value to natural resources and transforming raw materials into valuable products. Okay, clear? Now second point, secondary activities are concerned with what? So secondary activities are concerned with manufacturing. हम लोग जनरली क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को ही सेकेंडरी एक्टिविटी मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं है. ठीक है, सिर्फ मैन्युफैक्चर करना किसी चीज को ही नहीं है, प्रोसेस करना भी है ना. मान लो तुम दूध ला रहे हो, तुम डेयरी से दूध ला रहे हो, डेयरी फार्मिंग इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. तुम वहां से दूध ला रहे हो, ला करके दूध को यहां पे तुमने प्रोसेस किया, लेकिन दैट प्रोसेसिंग इज नॉट अ फाइनल गुड. हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के सेकेंडरी एक्टिविटीज में पढ़ेंगे कि दूध जो लेकर के आए उसको तुमने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके मान लो तुमने घी बनाया, पनीर बनाया, दैट इज नॉट अ कंप्लीट गुड. उसको लेकर के तुम फाइनल दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो. तुम घी ले जा सकते हो, जाकर के उससे बिरयानी बना सकते हो. ठीक है. एंड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मींस जो अभी चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, बहुत गुवाहाटी में आओगे तो चार बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहा है. सो तीन चीज, सबसे पहला चीज कि मैन्युफैक्चरिंग तो होगा ही, मैन्युफैक्चरिंग तो होगा ही. हम लोग जानते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज मतलब ही है मैन्युफैक्चरिंग होना. और मैन्युफैक्चरिंग का अगर मीनिंग समझो, व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग, इस टर्म को थोड़ा सा तोड़ने का कोशिश करो. वन इज द मैन, वन इज द फैक्चर. सो दिस फैक्चर हैव केम फ्रॉम द टर्म, मान लो ये इसको फैक्ट्री के साथ रिलेट कर सकते हो, द टर्म फैक्ट्री.
और मैन मीन्स ह्यूमन बीइंग। ठीक, तो ह्यूमन बीइंग्स जो भी चीज को, फैक्ट्री मीन्स जहां पर हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके कुछ एक नया चीज बनाते हैं, कुछ एक प्रोसेसिंग करते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग मीन्स ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ कोई चीज। अब आजकल तो ह्यूमन के द्वारा नहीं बनता है, हम लोग हाईटेक इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, आजकल ह्यूमन के द्वारा तो नहीं बनता है। वेट, रुक जाना थोड़ा सा। आजकल तो रोबोट्स आ गया है, तो रोबोट्स के द्वारा भी बनता है कोई कोई चीज। रुक जाओ एक सेकंड। ओके, सो हम लोग क्या क्या देखते हैं, वन इज मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाया गया कुछ। अब ये ह्यूमन आजकल रोबोट्स में रिप्लेस्ड हो रहे हैं, है ना। हाईटेक टेक्नोलॉजी हम लोग जिसको बोलते हैं हाई टेक्नोलॉजी, उसको हम लोग हाईटेक के नाम से जानते हैं। तो वो हाईटेक के कारण क्या हो रहा है कि आजकल सिर्फ मैन ही मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग, अब आजकल ह्यूमन बीइंग के साथ साथ रोबोट्स भी कर रहे हैं। और प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब क्या, हम लोग रॉ मटेरियल्स को, ये जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाने का काम है ना, ये प्रोसेसिंग का काम है। प्रोसेसिंग में जैसे मिल्क के चक्कर में क्या हो सकता है, पेस्चराइजेशन हो सकता है। कॉटन बॉल के चक्कर में क्या हो सकता है कि हम लोग एक कॉटन बॉल से उसको एक, हम लोग मान लो कॉटन बॉल का वो क्या है, वैल्यू क्या है, कॉटन बॉल का वैल्यू बहुत कम है, तो उसका अगर हम लोग प्रोसेस करें, उससे यार्न बनाए, तो उससे हम लोग क्लोथ बना सकते हैं। जैसे आयरन ओर का एग्जांपल दिया मैंने, आयरन ओर को प्रोसेस करेंगे तो सीधा जाकर के वो आयरन ओर को ऐसे भट्टी में डाल दोगे तो वो स्टील नहीं बन जाएगा, उससे थोड़ा तो टाइम लगेगा। ठीक है, सो आगे अगर बढ़े तो ये दोनों समझ में आ गया क्या है इसमें, दोनों चीज, कीवर्ड्स, एडिंग वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, और ये तीन चीज, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलो नाउ दिस वन। सो व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, मैंने थोड़े पहले बताया व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ पावर, एप्लीकेशन ऑफ मास प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। ऐसा कभी सुने हो कि कोई एक ही प्रोडक्ट एक ही बनाता है और वो उसका इंडस्ट्री है, वो उसका मैन्युफैक्चरिंग करता है, हम लोग तो ऐसा नहीं बोलते हैं। मान लो कि जो एसएमईज हम लोग का गामूसा है, वो एक ही पीस बनाता है, कोई एक ही पीस बनाता है गामूसा, वो जब एक ही पीस गामूसा वो बनाएगा तो उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग तो बोल नहीं सकते, हम लोग उसको बोल सकते हैं कि ही इज एन आर्टिजन। आर्टिजन कौन होता है, जो आर्ट्स में एक्सपर्टीज रखता है। मान लो वो एक ही बनाता है, उसको किसी को बेच देता है, सो इट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कब होता है, व्हेन देयर इज अ मास प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन, किस चीज का, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, मतलब एक ही जैसे बहुत सारे चीजों को बनाना, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एक ही जैसे दिखने में, मास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या चाहिए, स्पेशलाइज्ड लेबर, किसी को भी काम में नहीं रख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम जब चलता है तो देखोगे हर कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकता है। जब देखोगे कि मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है तो अगर पैकिंग का काम है तो हर कोई पैकिंग नहीं कर सकता है, जिसका काम है पैकिंग करना सिर्फ वही पैकिंग कर पाएगा। सो इसी के लिए हम लोग को क्या चाहिए, स्पेशलाइज्ड लेबर फोर्सेस चाहिए और फैक्ट्री सेटिंग्स चाहिए, फैक्ट्री सेटिंग्स, मशीन्स चाहिए हम लोगों को, लेबर्स चाहिए हम लोगों को।
इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हम लोगों को, वाटर का सप्लाई चाहिए हम लोगों को, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए हम लोगों को, नियरेस्ट मार्केट चाहिए हम लोगों को, पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या चाहिए, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग कैन बी डन अंडर दीज थिंग्स। सो व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? रिपीट इट अगेन, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ पावर को अप्लाई करेंगे कि क्या करने के लिए? मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, मास प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स अगर बोला तो बात अलग है वो चीज, बट आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को अगर हम लोग मास प्रोडक्शन करें सो इट विल बी मैन्युफैक्चरिंग। एंड वी नीड व्हाट? वी नीड स्पेशलाइज्ड लेबर इन व्हाट? इन अ फैक्ट्री सेटिंग, ओके, फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटीज। कुछ भी नहीं बना सकते तुम मार्केट में, तुमको मन किया, जैसे एक आदमी आया था शार्क टैंक में, सिप लाइन बनाने वाला, ग्लास का मास्क, उसको बोला था अश्नीर ग्रोवर ने कि क्या दोगलापन है, तू कर क्या रहा है, वो वाला जो मीम है जहां से आया था, वो आदमी बनाया क्या था? दैट इज नॉट अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। वो क्या प्रोडक्ट बनाया हुआ? स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट मींस इंडिया में स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईएसओ, एफएसएसएआई, आईएसओ है, एफएसएसएआई है। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं प्रोडक्ट को। तुम कुछ भी खाना नहीं बना सकते मार्केट में, उसको स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे आईएसआई है, तुमने हेलमेट बनाया, तुमको वो आईएसआई से स्टैंडर्डाइज कराना पड़ेगा कि ये मार्केट स्टैंडर्ड्स के साथ ही है, ठीक। अच्छा, अब मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ भी हो सकता है ना। मान लो मैन्युफैक्चरिंग तुमने एक टॉय का किया और एक बहुत बड़े ट्रेन का किया। सो टॉय ट्रेन इतना छोटा सा होता है और बड़ा ट्रेन इतना बड़ा सा होता है। सो दोनों ही किसका पार्ट है? मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है, ठीक है। सब प्रोसेस में हम लोगों को क्या चाहिए? ये चाहिए। मान लो छोटा सा कार बनाना है, उसके लिए भी पावर चाहिए, उसके लिए भी बहुत ज्यादा बनाना चाहिए। एक कार छोटा सा बना के तुम क्या बेच लोगे? दैट विल नॉट बी अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मास प्रोडक्शन किसका करना है? आइडेंटिकल प्रोडक्ट, एक ही जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने हैं। एंड स्पेशलाइज्ड लेबर बनाना है तुमको, स्पेशलाइज्ड लेबर चाहिए उस चीज के लिए, ठीक है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कितने टाइप से हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग में बी डन विथ मॉडर्न पावर एंड मशीनरी, आजकल जो यूज हो रहा है, और इट में स्टिल बी वेरी प्रिमिटिव। मतलब अभी भी तो हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं। जो अगरबत्ती बनाने वाला फैक्ट्री इंडिया में सबसे फेमस है, कहां पर है बोल पाओगे? शिवाकाशी। शिवाकाशी एक जगह है, वहां बहुत फेमस है ये। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास देखोगे तो आसाम में भी बहुत लोग अभी भी हाथ से अगरबत्ती बनाते हैं। तो इट्स अ वेरी प्रिमिटिव वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स, है ना। और एक चीज देखो, जैसे गामूसा बनता है अपना, अब गामूसा के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक तात्काल आ जाए तो अच्छा बात है वो, लेकिन लोग हाथ से भी तो बनाते हैं। इट्स स्टिल प्रिमिटिव वे इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। तो समझ गया मैन्युफैक्चरिंग दोनों टाइप से हो सकता है। सो क्लियर हो गया मैन्युफैक्चरिंग क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है, क्लियर है सबका ये दोनों चीज? यस सर। गुड। मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चाहिए और क्यों, क्या क्या यूज करके हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। आजकल मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल में होता है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, हम लोग कैसे समझेंगे? मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा चीज है, हम लोग यहीं पे पढ़े, स्पेशलाइज्ड लेबर। तो स्पेशलाइज्ड लेबर में हम लोगों को क्या चाहिए? स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग को स्पेशलाइजेशन चाहिए किसमें? स्किल में। जहां पर जैसे एक टाइप का प्रोडक्शन होता है, हम लोग उसको बोलते हैं क्राफ्ट। क्राफ्ट प्रोडक्शन एक होता है। व्हाट इज दैट क्राफ्ट प्रोडक्शन? मान लो उसमें तुमने कोई खिलौना बनाया, अब इसको, इस खिलौने को तुम बनाते हो, तुम इसको मार्केट में ले जाके बेचते हो, तो इसमें क्या हो जाएगा? तुम एक दो खिलौना ही ना बना लोगे अगर क्राफ्टिंग मेथड है तुम्हारा तो, हाँ, और लोग ऑर्डर करेंगे तभी तुम बनाओगे। सो दैट इज, उसका कॉस्ट बहुत हाई होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि उसको हम लोग बहुत फीजिबल वे नहीं मानते मैन्युफैक्चर करने का। मेकेनाइजेशन जब मैंने किया तो मेकेनाइजेशन का मतलब है कि अभी अलग अलग चीजें मैं मशीन्स को यूज करूंगा। चतुर्नामलिंगम ने बताया था ना मशीन का, मशीन सार वो वाला डेफिनेशन में मत जाना, नहीं समझोगे। रणछोड़ दास आचार्य वाला डेफिनेशन में जाओगे तो एक बार में समझ जाओगे। मशीन्स आर समथिंग दैट मेक ह्यूमन एफर्ट्स मोर इजियर, जो हमारे काम को और आसान बनाए। तो वो सेम चीज की मेकेनाइजेशन होने से प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल में हो पाया है। पहले दो आदमी काम करते थे,
अभी एक रोबोट काम करता है तो वो उसका तो थकने का कोई जगह नहीं, वो तो थकता नहीं है, उसका डिप्रिसिएशन हो सकता है लेकिन वो थकेगा नहीं, तो इससे प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अब इसी का एक दूसरा भाई है, दैट इज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ये जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है ये उसी का भाई है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होने से ही क्या हुआ है कि जो प्रोडक्शन का टेक्निक है वो डेवलप किया धीरे धीरे। इससे क्या हो गया कि जो प्रोडक्शन है वो अभी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में चला गया है। उसके बाद आजकल कंपनीज में देखोगे तो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, एक हायरार्की है, सीईओ रहेगा, एक एमडी रहेगा, हर एक कंपनी में एक सीएफओ रखना है, ठीक, हर एक कंपनी में एक सीएस रखना है, आजकल लोग सीएस पढ़ते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना है, एक इन्वेस्टमेंट का अलग से चीजें चलनी है। तो क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अभी हर कंपनी में है और एक स्ट्रैटिफिकेशन है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुमको ये देखना है, एक स्ट्रैटिफाइड वर्कफोर्स हम लोगों ने बना लिया है। तीसरा चीज है अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इट मींस कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर भी है वो अनइवन है। कैसे है? जहां पर मेरा रॉ मटेरियल, जैसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जब पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे से समझेंगे कि जहां पर मेरा रॉ मटेरियल का मार्केट होगा वहीं पे हम लोगों को क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल के मार्केट से ही हम लोगों को मिल जाएगा रॉ मटेरियल। वहीं के सामने मैं सोचूंगा कि मेरा मार्केट भी मिल जाए मेरे को। तो लोग इसके कारण से क्या हुआ है कि जो इंडस्ट्रीज है वो मेनलैंड इंडिया में बहुत ज्यादा है। जो जैसे मेरा सेंट्रल इंडिया में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री दिखेगा, वेस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री दिखेगा तुमको, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज दिखेंगे तुमको। जैसे आयरन एंड स्टील के इंडस्ट्रीज तुमको कहां दिखेंगे? वेस्ट बंगाल में, दुर्गापुर में दिखेगा थोड़ा सा, बाकी झारखंड में, छत्तीसगढ़ हो जाए, उड़ीसा हो जाए, वहां पर तुमको क्या दिखेगा? सब क्या है? दे आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। अब आसाम में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है? कारण तो उसका कुछ है, देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में उसका कारण क्या है। बट अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन तो है, हर जगह में तो इंडस्ट्री नहीं है, हर जगह फैक्ट्रीज नहीं है, लेकिन होना तो हर जगह चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी से अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको समझने के लिए, इन सभी को समझने के लिए ये सब फैक्टर्स को देखोगे समझ जाओगे। फर्स्ट इज द एक्सेस टू मार्केट। व्हाट इज एक्सेस टू मार्केट? अब मान लो तुम यहां पे एरोप्लेन बनाते हो, एयरप्लेन बनाते हो तुम यहां पर। अब यहां पर एरोप्लेन का मार्केट ही नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एयरप्लेन्स का मार्केट तो ग्लोबली है, तो उसका लोकेशन कहीं भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आर्म्स एंड एम्युनिशंस, वेपन्स, इसका मार्केट तो हर जगह है। मोबाइल फोन्स हर जगह मार्केट है ना, टेलीकम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट्स हर जगह मार्केट है। बट मान लो कि तुम क्या बनाते हो, कोई एक ऐसा चीज बना जो यहां के लोग ही खाते हैं सिर्फ। मान लो कि पान बनाते हो, पान का फैक्ट्री तुम्हारा, तांबुल का फैक्ट्री है मान लो, तुमने तांबुल को एकदम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डाल दिया, एक ही जैसा बनाते हो, पैकेट करना शुरू कर दिया है, तो यही सेम तांबुल बाहर थोड़ी मिलेगा, उसका तो मार्केट नहीं मिलेगा तुमको। अब तुम सोच रहे हो कि मैं बाहर भी अगर बेच पाता तो बढ़िया होता, ऐसे नहीं होगा। तो जहां पर मार्केट होगा वहीं पे फैक्ट्रीज लोकेटेड होंगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। अब देखो टी इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री को मैं अगर राजस्थान में बनाना चाहूं तो कैसा रहेगा बोलो? मजा आएगा ना? क्या मजा आएगा? यहां से पत्ता उठाऊंगा, सीधा पहुंचूंगा गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट, वहां से जयपुर का फ्लाइट लूंगा, ले जाकर के फ्लाइट में वो पत्ता लेकर के बैठूंगा, वहां उतारूंगा, तब जाकर प्रोडक्शन होगा। कैसा लगेगा? मजा आएगा पूरा। सो रॉ मटेरियल्स का होना, उसके एक्सेस को पाना बहुत जरूरी है। इसीलिए टी का जो इंडस्ट्री है उसका लोकेशन कहां पे है? आसाम में ही है। व्हाई? बिकॉज एक्सेस टू रॉ मटेरियल, एक्सेस टू लेबर सप्लाई। कैसा? जो लेबर इंटेंसिव फैक्ट्रीज है, हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो स्पेशलाइज्ड लेबर मुझे चाहिए। बैंगलोर में क्यों इतने मेरे बैंगलोर बोल रहा हूं मैं, मान लो कि केरल के क्यों जाते हैं यहां से लोग इतना काम करने के लिए, है ना? क्योंकि वहां कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे स्पेशलाइज्ड स्किल्ड लेबर चाहिए। क्यों? क्योंकि मेकेनाइजेशन हो चुका है, ऑटोमेशन हो चुका है। अभी जिसको कंप्यूटर का काम आएगा उसी को ज्यादा काम मिलेगा, है ना? जिसको वर्ड में काम करना आएगा, एक्सेल में काम करना आएगा, उसी को अभी इंडस्ट्री में काम मिलेगा। कंप्यूटर का इंडस्ट्री का मैं बात कर रहा हूं। तो क्या होता है कि अभी लेबर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर तुमको अच्छा लेबर मिल जाएगा वहीं पर तुम अपना फैक्ट्री लगाओगे, कंस्ट्रक्शन का फैक्ट्री वहीं पे लगाओगे जहां पर, जैसे अभी कंस्ट्रक्शन वर्कर तो यहां भी है, लेकिन यहाँ का आदमी कहाँ जाता है? केरल। वाई? बिकॉज वहां पे लेबर का डिमांड ज्यादा है, तो जहां डिमांड ज्यादा है वहां सप्लाई पहुंच जाएगा अपने आप। ओके, अगेन एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। अब एक बात बताओ,
इन चारों को करके तुमने प्रोड्यूस तो कर लिया, ये प्रोडक्शन का पार्ट है। इन चारों को करके तुमने क्या कर लिया, प्रोड्यूस तो कर लिया, बट एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन तुमको अभी चाहिए। क्यों? प्रोड्यूस्ड गुड को कहां तक पहुंचाने के लिए, मार्केट तक पहुंचाने के लिए। अगर तुमको ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटी ना मिले तो तुम क्या करोगे, तुम फैक्ट्री से प्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी तुम्हारा काम में आएगा। और जो मैं बोल रहा था बैंगलोर का बात, कि वहां पर टेक्नोपोलिस है तुम्हारा, वहां पर फैक्ट्रीज ऐसे है कि वहां एक एग्लोमरेशन है बाकी सब इकोनॉमीज का। तो एक एग्लोमरेशन इकोनॉमी होना चाहिए तुम्हारा, नहीं तो क्या होगा कि एक लीडर इंडस्ट्री है और अदर इंडस्ट्रीज है, उसके साथ काम करने से तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसके आसपास काम करने से क्या हो जाएगा कि अलग अलग सेविंग्स तुम उठा पाओगे मार्केट से, तुमको वहां लोन्स अच्छे से मिलेगा, क्योंकि लोग वहां जानेंगे इस मार्केट के बारे में, उनको पता होगा इस चीज के बारे में। ठीक है, और एक लिंक तो होना ही चाहिए एक दूसरे इंडस्ट्रीज के बीच में। मैंने जैसे बताया कि ट्रांसपोर्ट के साथ टूरिज्म का लिंक होना चाहिए हमेशा, वो तो सर्विस सेक्टर का बात हो गया। लेकिन लिंक का अगर बात देखो तो आयरन एंड स्टील का आयरन और फैक्ट्री के साथ होना चाहिए, कोल के साथ होना चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का होना चाहिए, मान लो फैक्ट्रीज के साथ। तो एक लिंकेज तो होना चाहिए एक दूसरे इंडस्ट्रीज के बीच में। तो फैक्टर्स समझ में आ गए, क्लियर है? ये कौन से फैक्टर्स हैं, याद हो जाएगा ये। इन चारों से अगर याद नहीं हुआ, इन चारों से प्रोड्यूस करोगे, इससे ट्रांसपोर्ट करोगे, और बाकी दोनों को ऐसे ही याद रखोगे, कर पाओगे। इजी है, इतना याद रहेगा ना? Yes, समझ sir. में आ गया? चलो, ओके, नाउ मूव। अगर आगे बढ़े तो मैं बात कर रहा था कि व्हाट आर, सीधा समझो, मैंने थोड़े पहले बताया व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। इट इज टू मेक बाय हैंड। मैन्युफैक्चरिंग मतलब हाथ से बनाना। आजकल उसको हम लोग मेड बाय मशीन बना लिए हैं कि मशीन से बनाना, आजकल बन गया ऐसा। तो लोग क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को और मैन्युफैक्चरिंग को सेम मान लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग इज व्हाट, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज अंडर स्पेशलाइज्ड लेबर टू प्रोड्यूस अ न्यू थिंग। लेकिन लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री के साथ इसको मिला लेते हैं। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री इज समथिंग एल्स। क्यों? असम में टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, अब वहां कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है क्या? वहां लोग मैन्युफैक्चर हो रहे हैं कि घर मैन्युफैक्चर हो रहा है कि पहाड़ मैन्युफैक्चर हो रहा है कि फोटो मैन्युफैक्चर हो रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इंडस्ट्री तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज में सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ही इंक्लूड करते हैं। क्या बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स ऑफ हायर वैल्यू फॉर सेल इन लोकल और डिस्टेंस मार्केट, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। और इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री इज ए जियोग्राफिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहां पर अलग अलग उसका मैनेजमेंट सिस्टम होगा। तो जैसे इंडस्ट्री को लोग सिनोनिमस मान लेते हैं किसके साथ, मैन्युफैक्चरिंग के साथ, जबकि वैसा नहीं है। हम लोग स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री बोल सकते हैं, वो दे आर क्या है, वो फैक्ट्री है, वो मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है। लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या मैन्युफैक्चर होता है? कुछ भी नहीं होता है। एंटरटेनमेंट में बोलोगे कि सर मूवीज मैन्युफैक्चर होते हैं, है ना, लेकिन वो तो अलग चीज है, उसमें तो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है कोई चीज। वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी है, रॉ मटेरियल्स होना चाहिए कुछ, उसका क्या रॉ मटेरियल है, ठीक है ना। सो सेकेंडरी एक्टिविटीज मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ये सब सर्विस सेक्टर का पार्ट है। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री सब किसका पार्ट है? प्राइमरी एक्टिविटीज का पार्ट है, ठीक है ना। माइनिंग इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री का मतलब सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं, हमेशा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब सेकेंडरी एक्टिविटी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर फुटलूज इंडस्ट्री। फुटलूज इंडस्ट्री को बोला जाता है कि जो वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस में अवेलेबल होता है, ये किसी भी एक रॉ मटेरियल पे बेस्ड नहीं होता है। वेट का लूज होने का कोई बात नहीं, जैसे टी का वेट जो है वो थोड़ा दूर जाता है तो वेट लूज होते रहता है धीरे धीरे उठाने के बाद। हार्वेस्ट होते हैं के साथ साथ ही उसको मार्केट में पहुंचाना, फैक्ट्री में पहुंचाना बहुत जरूरी होता है, तो वहां कोई वेट लूजिंग का बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये लोग पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री भी नहीं होते हैं, कोई पॉल्यूशन भी नहीं करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में बनाते हैं, स्मॉल लेबर फोर्स से बनाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फुटलूज इंडस्ट्री, पॉल्यूशन भी नहीं करते हैं लोग, ठीक। और इसका जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट है इसमें, ऐसा कोई चीज बना जिसमें रोड लोकेशन इंपॉर्टेंट है, फुटलूज इंडस्ट्री। चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। नाउ सी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज 4 चीज पे बेस्ड है। ये एनसीईआरटी का है तुम्हारा। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री को हम लोग 4 चीज पे कर सकते हैं, क्या क्या? वन इज साइज, अनदर इज इनपुट्स,
or raw materials, then output, then is ownership. इजी है ये? क्या है? साइज के बेसिस पे कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना कैपिटल है उसमें, साइज के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉटेज, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, जो घर में मैंने बताया कि अगरबत्ती बना रहे हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं, या गामूसा बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहा है, दैट इज कॉटेज इंडस्ट्री, जहां पर ज्यादा लेबर भी इंक्लूडेड नहीं है, ज्यादा कैपिटल भी तुमने इन्वेस्ट नहीं किया है, ज्यादा लैंड भी तुमने नहीं घेर के रखा हुआ है, तुमने ज्यादा पैसा भी नहीं डाला उसमें, ठीक है, दैट इज स्मॉल लार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉटेज और होम इंडस्ट्री, जो घर के अंदर होता है तुम्हारा हाउस होल्ड इंडस्ट्री, और उसमें ज्यादातर फैमिली के लोग ही काम करते हैं। दूसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, ये लोग हम लोग आगे वाले स्लाइड में सब अच्छे से पढ़ेंगे, खाली इतना याद रखना, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज बेस्ड अपॉन वन इज साइज, अनदर इज इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स, आउटपुट एंड ओनरशिप। ठीक है, अभी अलग अलग क्या है हम लोग पढ़ेंगे, ये उसको एक बार नोट मार लो या स्क्रीनशॉट मार लो। क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम लोग क्या क्या पे बेस कर सकते हैं, वन इज साइज, साइज में क्या क्या है, कॉटेज, हाउस होल्ड, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जिसमें एग्री बेस्ड इनपुट्स हैं, किसी में केमिकल इनपुट्स हैं, है ना। सो दूसरा आउटपुट, क्या क्या आउटपुट आता है, तो उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग चीजों में अलग अलग आउटपुट आता है। कोई कोई होता है कि जैसे फाइनल आउटपुट है, वो मार्केट में सीधा बेच सकते हो, तो हम लोग उसको फाइनल आउटपुट्स बोलते हैं। एक दूसरा होता है जिसमें बेसिक इंडस्ट्रीज होता है, जिसके प्रोडक्ट को हम लोग ले जा करके फिर दूसरा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, नाउ सी ओनरशिप में फिर पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट, ये सब हो सकता है। अगेन व्हाट आर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज में सबसे पहला क्या है, हाउस होल्ड एंड कॉटेज। दूसरा क्या है, स्मॉल स्केल। तीसरा क्या है, लार्ज स्केल। नाउ व्हाट आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सॉरी व्हाट आर हाउस होल्ड कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या है, ये स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ध्यान देना, एकदम नोट कर लेना, इट इज द स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। हाँ, यहां पर आर्टिजन क्या करते हैं, लोकल रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं और सिंपल टूल्स का यूज करके कुछ भी चीज बना, जैसे खाने का चीज हो सकता है, घर में तुम निमकी ऐसे बना करके बेच रहे हो बाहर, मिठाई बना करके बेच रहे हो बाहर, घर में बना रहे हो तुम, गोल्ला बनाया ऐसा तुम्हें, हाँ तुम्हें के बाद तिल पीठा बनाया ऐसा, तिल पीठा बनाई कि ना मार्केट में बिकी ऐसा, बेलेग रॉ मटेरियल ना लगे तुम्हें, तो रॉ मटेरियल ज्यादा नहीं चाहिए हम लोगों को, सिंपल टूल्स चाहिए, क्या बनाने के लिए, एवरीडे गुड्स, घर के जो चीजें हैं उसको बनाने के लिए। जैसे मान लो मैट्स है, तो मैट्स होता है घर में, हम लोग मैट लगाते हैं, हाँ, फर्नीचर वगैरह, शू, जूता बना रहे हैं मान लो कोई, या लकड़ी से कुछ एक बना रहे हो, ठीक है, ये सबसे क्या होता है कि ये सब घर में ही बन सकता है। जैसे घर में ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं ना, तो ज्यादातर इसमें क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है वो हमारे आसपास से ही हमको मिल जाता है, उसी से हम लोग कुछ एक बनाते हैं, फिर तैयार करते हैं हम लोग। दूसरा, इसमें फैमिली मेंबर्स काम करते हैं, जो मैंने थोड़े पहले बताया था कि इतना स्मॉल होता है कि इसमें फैमिली के मेंबर ही काम कर लेते तो हो जाता है। अगर नहीं भी जरूरत होता है, मतलब नहीं अगर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पार्ट टाइम लेबर्स रख लेते हैं, इसमें लेबर फोर्स का उतना इंपॉर्टेंस है ही नहीं। तीसरा चीज, एक तो हो सकता है कि घर के लिए ही बना रहे हैं वो लोग, देखना एक चीज याद रखना, घर के लिए बना रहे हैं मतलब हम लोगों ने तो सर बेचा नहीं, तो कोई इनकम तो आया नहीं, है ना, हम लोगों ने तो बेचा नहीं, कोई इनकम तो आया नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, तुम्हारा अगर घर है तो घर का एक मेंटेनेंस भी तो है। तो उसी प्रकार जो तुम घर के मेंटेनेंस के लिए वो चीज बना रहे हो, मान लो एक लकड़ी का तुमने कुछ बनाया, उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू तो है, उसको तुम मार्केट में ले जाओगे तो बिकेगा ना, तुम अपने घर में रख रहे हो मतलब उसका एक इकोनॉमिक यूज तुम कर रहे हो सकता है तुम उसको मार्केट से खरीद के ला सकते थे, लेकिन तुमने नहीं लाया, क्यों, क्योंकि तुम घर में यूज कर रहे हो, घर में बनाया तुमने, ठीक है। या फिर नहीं तो तुम क्या करते हो, लोकल मार्केट में सेल करते हो, या नहीं तो बार्टर सिस्टम में यूज करते हो। बार्टर सिस्टम मतलब तुम मेरे से ये ले लो, तुम मुझको, मेरे को जो चीज चाहिए वो दे दो, तुमको जो चीज खरीदना है मेरे से खरीद लो, मेरे को जो चीज चाहिए तुमसे ले लूंगा मैं, एक्सचेंज सिस्टम था वो। हाँ, और इसका सिग्निफिकेंस बहुत कम है, कमर्शियल सिग्निफिकेंस बहुत कम है, और ज्यादातर टूल लोकली ही बनाया जाता है। तो या ये इजी है, समझ गए ये चीज, हाउस होल्ड वाला समझ गए, Yes, ठीक sir. है। देखो प्रोडक्शन टेक्निक खाली अलग है, इसीलिए स्मॉल स्केल है, हाउस होल्ड अलग है। कैसे, इसमें प्रोडक्शन टेक्निक क्या यूज होता है और प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर, इसमें तुम घर में नहीं बनाओगे, तुम्हारा खुद का लैंड नहीं होगा, तुम्हारा एक फैक्ट्री सेटअप होगा, बस दैट इज द मस्ट डिफरेंस। बाकी देखो इसमें क्या है, लोकल रॉ मटेरियल इसमें भी यूज हो रहा है, सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स यहां पर यूज हो रहा है, और सेमी स्किल लेबर यूज हो रहा है यहां पर। तो पहला चीज क्या है कि प्रोडक्शन टेक्निक अलग होना चाहिए,
और प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर। प्रोडक्शन टेक्निक कैसे अलग होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा पावर ड्रिवन मशीन वगैरह हो सकता है छोटा मोटा, जैसे आजकल प्लेट बनाने का एक फैक्ट्री बहुत फेमस है हम लोग का यहाँ पे, कागज का जो प्लेट बनता है वो घर में छोटा सा एक मशीन लगता है, उसी से प्लेट बन जाता है। फिर जो ये सीमेंट के ब्लॉक्स बनाने का फैक्ट्री है, एक तुम्हारे टेबल जितना एक मशीन लगता है और बाकी थोड़ा सा जगह लगता है ईंटों को सुखाने के लिए, तो सीमेंट्स के ब्लॉक बना लेते हैं ऐसे हाथ से, वो बहुत कम उसमें पावर मशीन्स वगैरह लगती हैं। और सेमी स्किल लेबर को बहुत ज्यादा स्किल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या है दूसरा चीज कि ये थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता है, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड रेजेस लोकल परचेजिंग पावर। लोगों के हाथ में पैसा जाता है तो इकोनॉमी थोड़ा सा डेवलप करती है, क्योंकि लोग का परचेजिंग पावर बढ़ता है तब, ठीक है। ये कहां पर ज्यादा दिखता है हम लोगों को, कहां पर ज्यादा दिखता है, ये हम लोगों को दिखता है कहां पर ज्यादा दिख रहा है, देखो कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राजील में देखोगे तो वहां पर हर एक जगह पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तुमको दिखेंगे, जो हम लोग के यहाँ पर आजकल दिखते हैं, है ना। ऐसे मिठाई बना के बेचना, कुरकुरे का एक कुछ बना देगा, कुर्रम कुर्रा ऐसा कुछ बना देगा, 1 2 3, ये जो आंवला बेचते हैं, आंवला घर में बना के बेचता होगा वो, उसका तो स्मॉल स्केल में मैन्युफैक्चरिंग होता होगा, बहुत ज्यादा तो पतंजलि जितना तो नहीं होता होगा, इतना बड़ा फैक्ट्री लगा दो उसमें लाखों लोग काम कर रहे हैं, ये स्मॉल स्केल में काम होगा। ये एम्प्लॉयमेंट, इसका मेन काम है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना एंड लोकल परचेसिंग पावर को बढ़ाना। कैसे, सिंपल पावर ड्रिवन मशीन यूज करेगा, सेमी स्किल लेबर यूज करेगा और लोकल रॉ मटेरियल्स को यूज करेगा, उसका सामने जो जो मिल जाएगा उसको वो बना करके बेचेगा। लेकिन डिफरेंस कहां पर है कि इसका लोकेशन क्या होना चाहिए, घर से बाहर का लोकेशन जो होना चाहिए अपना इलाका नहीं होना चाहिए, ठीक है, आउटसाइड होम, घर से बाहर कहीं ना कहीं इसका कुछ फैक्ट्री वगैरह लगना चाहिए, ठीक है। चलो दिस इज स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल इज क्लियर, Yes, sir. यस। देन लार्ज Yes, स्केल, sir. फिर लार्ज स्केल कैसे अलग है, लार्ज स्केल का सबसे पहला चीज तो है कि उसका मार्केट बहुत लार्ज होगा, स्टील, आयरन, गैस, मोबाइल फोन्स, बहुत बड़ा मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, एयरक्राफ्ट बना रहा है कोई, बहुत बड़ा मार्केट है। हाँ, जैसे आसाम में बताओ तो किस चीज का बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट है, कौन सा प्रोडक्ट का बहुत बड़ा मार्केट है, बोल पाओगे? Sir. आसाम में टी का बहुत बड़ा मार्केट है। दूसरा, आजकल आसाम का जो राइस है, अलग अलग टाइप का राइस है, उसका भी मार्केट बहुत बड़ा है, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत लार्ज स्केल में होता है। टी का मैन्युफैक्चरिंग बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाना पड़ता है। जैसे चांगसरी के इधर जाओगे, कभी गुवाहाटी का टाइम देखोगे तो बहुत सारा फैक्ट्री वहां पर। फिर एक सीमेंट का भी फैक्ट्री बनता है, ये हफलोंग साइड में अभी कजरिया सीमेंट का या डालमिया सीमेंट का कोई फैक्ट्री लगा है, देखने में लगता है कि कुछ और ही है। सो उसमें क्या होगा कि जो मार्केट है वो बहुत बड़ा होगा, उसका मार्केट बड़ा का मतलब ये नहीं कि बाजार बहुत बड़ा होगा, गुवाहाटी का बाजार बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है कि मार्केट मींस कि उसका डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा होगा उस सामान का, है ना। जैसे गारमेंट्स का है बिजनेस तो बहुत बड़ा मार्केट है वो, लेकिन गारमेंट का एक क्वालिटी समझ लो, गारमेंट में क्या होता है, गारमेंट तुम हाउस होल्ड भी बना सकते हो, लोग ऐसे घर में यूज करने के लिए कपड़ा बना ही सकते हैं, हम लोग ट्राइबल्स के बनाते हैं। दूसरा, हाउस होल्ड को तुम स्मॉल स्केल में भी बना सकते हो, मतलब गारमेंट्स को तुम स्मॉल स्केल में भी बना सकते हो, जो बांग्लादेश में बनता है, स्मॉल स्केल से ही उसको उठा करके फिर बड़े बड़े कंपनियां गारमेंट्स को ले जा करके विदेश में बेचती है। सो आजकल गारमेंट्स का पूरे वर्ल्ड में कपड़ों का जो बिजनेस है वो सबसे ज्यादा है बांग्लादेश का, बहुत बड़ा बिजनेस है उसका, ठीक है। एंड इसमें वेरियस रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे टी में रॉ मटेरियल तो तुम्हारा एक ही चाहिए, राइस में रॉ मटेरियल एक ही चाहिए, लेकिन इसमें वेरियस रॉ मटेरियल्स होंगे। मतलब मान लो जैसे आयरन एंड स्टील बना रहे हो, जैसे सीमेंट बना रहे हो, तुमको क्या क्या चाहिए, तुमको डोलोमाइट चाहिए, तुमको फिर कोल भी चाहिए, तुमको वाटर भी चाहिए। जैसे टी है, टी में क्या चाहिए तुमको, सिर्फ टी का पत्ता होने से नहीं हो जाएगा, तुमको वाटर चाहिए, तुमको एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो रॉ मटेरियल्स बहुत ज्यादा चाहिए तुमको इसमें। हाँ, उसके बाद एनॉर्मस एनर्जी यूज होता है, एनॉर्मस एनर्जी यूज होता है टी मार्केट में। टी में वो जो गैस चलता है, एलपीजी गैस चलता है, या इलेक्ट्रिसिटी से जो फैन वगैरह चलता है, जब कभी टी इंडस्ट्री में जाओगे, चाय के फैक्ट्री में जाओगे तो वहां जाकर के देखोगे कि ऐसा ही होता है सब, ठीक है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड वर्कर्स, जो वर्कर्स होंगे, जो लेबर्स होंगे, वो स्पेशलाइज्ड होंगे, वो इसी काम का, जैसे टी चाय बागान में जो लोग काम करते हैं, लेकिन वो लोग चाय बागान में काम करते हैं, कहीं और काम नहीं करते जा करके। उसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होता है इसमें, ठीक है, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होगा। असेंबली लाइन, मतलब अलग अलग चीजों को हर जगह से लाएंगे, ला करके वहां असेंबल करेंगे। जैसे गाड़ी का पार्ट बनता है तो गाड़ी का टायर कहीं और बनता है,
एक्सेल कहीं और बनता है, कांच कहीं और बनता है, विंडशील्ड कहीं और बनता है, अंदर का फैब्रिक कहीं और बनता है, गियर शिफ्ट का वो सामान कहीं और बनता है, इंजन कहीं और बनता है, सबको एक जगह से लाते हैं एंड देन उसको बोलते हैं हम लोग असेंबली लाइन प्रोडक्शन। वहां जाकर के असेंबल करते हैं चीजों को, तो वहां असेंबली लाइन प्रोडक्ट एंड लार्ज कैपिटल तो होना ही है, बहुत ज्यादा पैसा वहां पर इन्वेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, ये कहां पर ज्यादा डेवलप किया है? दिस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेवलप्ड इन लास्ट 200 years इन द यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड यूरोप। हमारे यहाँ पे अभी भी बहुत कम है, ये ज्यादा है नहीं। लेकिन अभी देखोगे, अभी क्या है कि अभी ज्यादातर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हम लोग यहाँ पर है, मतलब सॉरी उस समय था नहीं, अभी ज्यादातर वही है हमारे यहाँ पे, है ना। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि उससे फायदा बहुत ज्यादा होता है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। नाउ इनपुट के बेसिस पे तो हम लोगों ने क्या देखा? तीन चीज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, व्हाट आर द थ्री काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज? On the basis of size, what are the three types of industries on the basis of size? Tell me. Household. Household, small scale, large scale industry. Yes. Now inputs के बेसिस पे कि हम लोग कौन सा इनपुट डाल रहे हैं उसमें। पहला इनपुट क्या है? एग्रो बेस्ड। क्या डालेंगे उसमें? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग का काम क्या है? एक बार फिर से दोहराओगे, रिपीटेड। मैन्युफैक्चरिंग इज प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड एडिंग वैल्यू टू इट। एग्रीकल्चर से हम लोग कोई एक प्रोडक्ट लाए, उसमें कॉटन लेकर के आए, उसमें वैल्यू ऐड कर दिए। मिनरल्स बेस्ड, कोल निकाल के लाए, उसमें वैल्यू ऐड कर दिए। एल्यूमिनियम के लिए कुछ एक निकाल के लाए, आयरन के लिए कुछ निकाल के लाए। आयरन और का तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, हम लोगों ने मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री में उसको वैल्यू बना दिया। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री लाइक पोटेशियम, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर्स बनते हैं उससे। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री मान लो, ट्री लेकर के आए या लाख लेकर के आए, है ना, हनी लेकर के आए। हनी तो आजकल अलग टाइप से क्रिएट हो जाता है, घर में भी हो जाता है, बट वो फॉरेस्ट है। एनिमल बेस्ड, लेदर, लेदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, एनिमल्स के स्किन से बनता है। तो अगर देखोगे सब कुछ तो क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या है? जो भी फील्ड से जो भी चीजें आए हैं उनको फिनिश प्रोडक्ट्स फॉर रूरल एंड अर्बन मार्केट बनाना, फिनिश प्रोडक्ट्स बनाना। फॉर एग्जांपल कॉटन लेकर के आए, उससे बनाए। एप्पल लेकर के आए, एप्पल जूस बना करके मार्केट में बेच दिए। ऑरेंज लेकर के आए, ऑरेंज जूस बना करके मार्केट में बेच दिए। ठीक। वेजिटेबल्स लेकर के आए, वेजिटेबल्स का सलाद बना करके मार्केट में पैक करके बेच दिए तुम। दैट इज हाउ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वर्क। ठीक है। इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है? शुगर। तुम शुगर केन तो लेकर के आए, लेकिन शुगर बनाओगे किससे? है ना। पिकल्स, अचार, हर जगह से फ्रूट लेकर के आए, वेजिटेबल वगैरह लेकर के अचार बना दिए। फ्रूट जूसेस, ठीक है। सो ये सब है इंडस्ट्रीज। एक बेवरेज इंडस्ट्री है, जूस वाला इंडस्ट्री, कॉफी टी वाला इंडस्ट्री, मसाले वाला इंडस्ट्री, स्पाइसेस, अलग अलग मसालों को बना करके जो बनाया जाता है। ऑयल, फैट्स, टेक्सटाइल्स, जो गारमेंट वाला इंडस्ट्री है। सो दे आर ऑल बेस्ड अपॉन एग्रो बेस्ड। मतलब इनका जो इनपुट है वो कहां से आता है? द इनपुट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। जो इनपुट है वो कहां से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। हाँ? अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज फूड प्रोसेसिंग। नाउ व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग? फूड प्रोसेसिंग मतलब कैनिंग, चीजों को कैन करना, कैन प्रोडक्ट्स बेचा जाता है। प्रोड्यूसिंग क्रीम, फ्रूट प्रोसेसिंग एंड कन्फेक्शनरी। कन्फेक्शनरी मतलब चिप्स, कुरकुरे, लेज, है ना, बाउली वाला वगैरह खाते हैं लोग, वो सब उसको प्रोसेस करना। जैसे मान लो तुम्हारा पराठे का बिजनेस है, जैसे गुवाहाटी में यहाँ पर पराठा हाउस है, तो पराठे का बिजनेस है मान लो, तो वो व्हीट आटा लेकर के आता है, पराठा बेचता है। वो लार्ज स्केल मान सकते हो उसको, इतना बड़ा वो पराठा बेचता है, दिन में किलो के किलो पराठे बेचते रहता है वो। ठीक है। सो क्या है कि वाइल सम प्रिजर्विंग टेक्निक सच एज ड्राई करना, फर्मेंट करना। जैसे मान लो तुम अंगूर लेकर के आए, हम लोग कल बात कर रहे थे ना, अंगूर लेकर के आए, उसका किशमिश बनाए, किशमिश से तुमने उसको फिर क्या किया? ड्राई फ्रूट्स का कोई एक केक बना दिए, उसको लेकर के मार्केट में तुम बेच रहे हो। तो तुमने क्या किया? तुम्हारा इनपुट क्या है? इट इज टोटली एग्रीकल्चर बेस्ड। सो प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि उसमें एक वैल्यू ऐड करना चीजों में, उसको प्रोसेस करना, उसी चीज को थोड़ा सा अलग टाइप से बेचना, उसको कैन कर देना, दूध से क्रीम बना लेना, सब्जियों से अचार बना लेना। ठीक है। दिस इज हाउ एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज वर्क। इनपुट के बेसिस पे ध्यान देना। नाउ अगेन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है? ये मिनरल्स को रॉ मटेरियल्स के जैसा यूज करती है, सीधा बात है। कुछ कुछ क्या करते हैं? फेरस मेटेलिक मिनरल्स। व्हाट आर फेरस मिनरल्स? व्हाट डू यू मीन बाय फेरस? व्हाट डू यू मीन बाय फेरस?
What do you mean by ferrous minerals? What is the chemical name of iron? Chemical code for iron, that is Fe. Fe means ferrous. आयरन के लिए यूज होता है, तो जिस भी मिनरल में आयरन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं फेरस मेटालिक मिनरल्स। ओ लिखा ही हुआ है फिर भी तुम लोग नहीं बोल पाए, लॉल। हा हा हा। जिसमें आयरन होता है, फेरस इसीलिए बोलते हैं बिकॉज फेरस का जो नाम है वो लैटिन में कुछ और है, भूल गया मैं, याद नहीं है, लेकिन Fe उसका सिंबल है, वहीं से फेरस से Fe सिंबल आया उसका। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में हम लोग काम कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। वो लगा फिर से क्या, चलो अगेन हम लोग कॉपर से ज्वेलरी बना सकते हैं, सिल्वर से ज्वेलरी बना सकते हैं। फिर मिनरल्स को हम लोग जैसे कोल को हम लोग निकाल के लाए, उसको यूज किए किसमें, फर्नेस में, उसको पिघलाने के लिए, क्या बोलते हैं, आयरन एंड स्टील को पिघलाने के लिए। सो इसमें हम लोग यूज करते हैं, जैसे नॉन मेटालिक मिनरल्स, डोलोमाइट्स को यूज करता है वो। सीमेंट इंडस्ट्री में अगर देखोगे तो वहाँ जैसे फर्टिलाइजर का इंडस्ट्री है, वहाँ पर पोटाश वगैरह यूज होता है। सो दोज आर केमिकल इंडस्ट्रीज। उसके बाद पॉटरी एक इंडस्ट्री है, पॉटरी मतलब जिसमें सिर्फ मिट्टी यूज होता है, वो नॉन फेरस मिनरल्स है। ठीक, दूसरा है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, ये भी उसके जैसा ही है, मिनरल्स बेस्ड के जैसा ही है। जैसे मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम यूज होता है, दूसरा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। सॉल्ट, सल्फर, पोटाश कहां पर यूज होता है, नेचुरल मिनरल्स के जैसा कहां पर यूज, जनरली फर्टिलाइजर्स बनाने में, मेडिसिन बनाने में यूज होता है। ये सब ज्यादातर केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज और मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है हमारे यहाँ पर, और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। फर्टिलाइजर्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका। ठीक है, और केमिकल इंडस्ट्रीज जो होता है वो रॉ, जैसे वुड और कोल से भी जो मटेरियल निकलता है उसको भी यूज होता है। जैसे सिंथेटिक फाइबर है, प्लास्टिक है, ये सब को बनाने के लिए हम लोग क्या चाहिए, पॉलीइथाइलिन चाहिए। पॉलीइथाइलिन किससे बनता है, वो भी एक केमिकल है, उसी से हम लोग का ये प्लास्टिक का बॉटल वगैरह बनता है सब। ठीक, तो ये था मेरा केमिकल इंडस्ट्री। फिर देखो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री क्या है, इसमें जो फॉरेस्ट से हम लोग को मिलता है, जैसे लकड़ी, लार्ज स्केल में करो या स्मॉल स्केल में करो, तुम अगर फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तुमको क्या चाहिए, सबसे पहला चीज है वुड चाहिए तुमको। वुड कहां से मिलेगा तुमको, फॉरेस्ट से। तुम बैम्बू से कुछ बना रहे हो, बैम्बू के पल्प को कहां हम लोग यूज करते हैं एज ए रॉ मटेरियल, पेपर इंडस्ट्री में, वहां भी जरूरत है इसका। ठीक है, सो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। एक दूसरा होता है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, वहां पर ज्यादातर क्या होता है, मैंने बताया लेदर इंडस्ट्री। लेदर बनाने में एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज का बहुत, जैसे वूल का हम लोग चीजें बनाते हैं, वूल के कपड़े बनाते हैं, वूल के गारमेंट बनाए, तो वहां पर इसका भी बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ? और आइवरी को अगर हम लोग छोड़ भी दे तो एलिफेंट का जो आइवरी को, अभी तो आजकल आइवरी बनाने के लिए जो एलिफेंट का टस्क है वो मरे हुए उससे लेने का बात चल रहा है, लेकिन वो भी नहीं मिलता है आजकल, पहले का जमाने में होता था। ठीक है, सो दीज आर एक्चुअली माई इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन, these are my industries based on inputs. What are industries based on inputs? एक एक करके नाम दोहराओ। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, प्राइमरी एक्टिविटीज में चले जाओ, समझ में आ जाएगा फिर। एग्रीकल्चर, मिनरल्स, केमिकल्स, तीनों क्लियर है। उसके बाद फॉरेस्ट और एनिमल। ठीक है, दोहरा मेरे साथ, दोहरा लोगे कि एग्रीकल्चर, मिनरल, केमिकल तीनों एक जैसा, और फॉरेस्ट एंड एनिमल दोनों एक जगह रहते हैं, तो दोनों एक साथ। ठीक, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो इनपुट वाला क्लियर है, इनपुट के बेसिस पे कैसे होगा, इनपुट वाला क्लियर है कि इनपुट के बेसिस पे कैसे हम लोग फैक्टरीज को ऐसे कर सकते हैं। Yes, sir. ओके, सो यहां तक इंपॉर्टेंट था। यहां पर इसके बाद जो आता है उसमें दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, दो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है इससे। यह है इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आउटपुट। मैंने दो चीज बताया, एक होता है फाइनल गुड्स जो कि हम लोग कंज्यूमर को सीधा बेच सकते हैं, और एक होता है इंटरमीडिएरी गुड, या जिसको हम लोग बोलते हैं कि इसको हम लोग फिर से यूज करके कुछ एक चीज बना। जैसे तुम्हारे लिए जो कार है वो तुम्हारे लिए कार हो सकता है, बट किसी के लिए वो सेम कार एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो उसको मार्केट में रख के उससे पैसा वापस ला सकता है। तुम कार को ऐसे तुम्हारे फाइनल गुड्स के जैसे यूज कर रहे हो, है ना। मान लो तुम कहीं से कोई कपड़ा खरीद करके लाए, घर में उसका पर्दा बना दिया, खुद ही बनाए, तुम्हारा काम खत्म। लेकिन किसी का अगर पर्दे का बिजनेस हो तो वो क्या करेगा, वही सेम कपड़ा बहुत ज्यादा अमाउंट में लेकर के आएगा, पर्दा बनाएगा, बेचेगा। ठीक, सो हम लोग आउटपुट के बेसिस पे कैसे कर सकते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स
that are used to make other goods. हाँ, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब जो फाइनल गुड नहीं है, जिसको यूज करके हम लोग और फर्दर चीजें, जैसे मिल्क, तुमने मिल्क को प्रोसेस किया, घी बनाया, लेकर के आए, उसको किसी एक प्रोडक्ट पे यूज करके हम लोग बाद में उसको बेच रहे हैं, तो वो एक इंटरमीडिएट गुड होता है। ठीक, जैसे मान लो ये आयरन एंड स्टील का यहां पर फिर से एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मेरा आयरन एंड स्टील है, अब आयरन एंड स्टील क्या है, एक फाइनल प्रोडक्ट है किसी के लिए, लेकिन इसी आयरन एंड स्टील को अगर तुम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भेज दो तो वो क्या करेगा, उससे कार बनाएगा। इसी को अगर तुम, इसी आयरन एंड स्टील को तुम कहां भेज दो, मान लो तुमने इसको भेज दिया कि टेक्सटाइल के लिए एक मशीन बना लो, बुक में भी है ये, टेक्सटाइल के लिए एक इंडस्ट्री के लिए एक मशीन बना लो, तुम बना सकते हो आराम से टेक्सटाइल के लिए मशीन। और ये टेक्सटाइल के लिए जो मशीन बनाया तुमने, वो फाइनली क्या बनाएगा, क्लोथ्स। तो किसी किसी के लिए यही एक फाइनल गुड है, लेकिन इसको हम लोग ऑटोमोबाइल में भी भेज सकते हैं। आयरन एंड स्टील का तो बहुत जगह जरूरत है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो एक बनाया, मान लो हर जगह मशीन रहता है, वहां हर जगह में इसका काम है। एक दूसरा होता है जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल गुड्स। ठीक, तो हम लोग इसको बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्री, और जहां पर ऐसे चीजें खत्म हो जाती है वहां हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर गुड और नॉन बेसिक इंडस्ट्री, हम लोग इसको बोलते हैं। एक होता है मेरा बेसिक इंडस्ट्री, जो कि मेरा दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए बेसिक प्रोडक्ट्स बनाता है, बेस बनाता है, और एक होता है कंज्यूमर गुड्स या नॉन बेसिक इंडस्ट्री। क्लियर है ये दोनों? इसमें समझने का कुछ नहीं है, क्लियर है दोनों? Yes, sir. Yes, sir. नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, एक इसके बाद आ जाएगा ओनरशिप। ओनरशिप 3 टाइप का होता है, इसमें समझने का मैंने इसलिए 3 पॉइंट बना दिया यहाँ पर। एक है पब्लिक सेक्टर, एक है प्राइवेट सेक्टर, एक है ज्वाइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होगा, गवर्नमेंट के द्वारा ओन होगा, गवर्नड, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट्स। इंडिया में नहीं, हर जगह, बाकी देशों में कम है, इंडिया में बहुत ज्यादा है। कम्युनिस्ट देशों में तो पहले क्या होता था कि सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर में ही होता था। इंडिया में जो गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको हम लोग बोलते हैं पीएसयूज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। फॉर एग्जांपल ऑयल इंडिया लिमिटेड इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पहले एयर इंडिया हुआ करता था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब पब्लिक भी रहेगा वहां, प्राइवेट भी रह सकता है वहां। आजकल तो पब्लिक प्राइवेट दोनों रह सकते हैं, जिसको हम लोग ज्वाइंट सेक्टर बोलते हैं। ठीक, सोशलिस्ट कंट्रीज में क्या होता है, सोशलिस्ट कंट्रीज में क्या होता है कि सोशलिस्ट कंट्रीज में सब कुछ जो मैंने बताया, कंपनीज जो होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होते हैं, वो ओन्ड बाय गवर्नमेंट। एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज में क्या होता है कि गवर्नमेंट का भी होगा, प्राइवेट का भी होगा। तो प्राइवेट सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, और ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रन किया जाता है। कैपिटलिस्ट कंट्रीज में देखोगे तो वहां पर जनरली तुमको प्राइवेट कंपनीज ही ज्यादा मिलेंगी, और ज्वाइंट सेक्टर कंपनीज होते हैं जहां पर पब्लिक भी रहेगा, प्राइवेट भी रहेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रहेगा। जैसे LIC, आजकल पब्लिक का भी पैसा है उस पर, प्राइवेट का भी पैसा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों का तुमको स्टेक मिलेगा। जैसे एयर इंडिया, एयर इंडिया में अभी भी गवर्नमेंट का स्टेक है। ठीक है, समझ गए? ओनरशिप वाला समझ गया? क्लियर है ओनरशिप वाला? Yes, sir. चलो एक लास्ट चीज मैं बता देता हूं, उसको थोड़ा सा समझ लोगे। दैट इज हाईटेक इंडस्ट्रीज। इसमें 2 टर्म है, दोनों 3 टर्म है, 3 टर्म मैं बोल दूंगा, फटाफट समझ जाओगे। हाईटेक मतलब, हाईटेक मतलब क्या है? हाई मतलब होता है हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जहां पर टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा होता है। ऐसा इंडस्ट्री जहां पर टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक, जैसे आजकल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में हाईटेक का, हम लोग बोलते हैं हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, मतलब वहां पर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम बहुत ज्यादा चलता है कि इस काम को एक आदमी कर रहा है तो 5 शैम्पू एक दिन में बना पाता है, इसको मैं कैसे 50 शैम्पू में ले जाऊं, इसको मैं कैसे 500 शैम्पू में ले जाऊं, कैसे काम को और मैकेनाइज्ड कर पाऊं। दैट इज व्हाट इज डन बाय हाई टेक्नोलॉजी। अब व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स हम लोग किसको बोलते हैं? व्हाइट कॉलर जॉब, जैसे हम लोगों ने रेड कॉलर वर्कर्स पढ़ा था, हु आर रेड कॉलर वर्कर्स? Primary activity. प्राइमरी एक्टिविटीज में जो लोग रहते हैं, हु आर व्हाइट कॉलर वर्कर्स।
व्हाइट कॉलर वर्कर्स आर पीपल हु वर्क इन दिस हाईटेक इंडस्ट्रीज, यानी कि जो लोग टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, हार्डवेयर इंडस्ट्रीज, आईटी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो लोग काम करते हैं, उन लोग को हम लोग बोलते हैं दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स। एक दूसरा होता है ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर किसको, पहले ये सच्ची में ऐसा रहता था इसलिए ऐसा है, इसलिए बोला जाता है उन लोगों को ब्लू कॉलर। कौन है ब्लू कॉलर? हु आर पीपल, हम लोग ब्लू कॉलर वर्कर्स किसको बोलते हैं? वर्कर्स इन सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी मतलब जो लोग, सेकेंडरी मतलब जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लेबरर्स आर कॉल्ड ब्लू कॉलर वर्कर्स। ये दोनों याद रहेगा, ये दोनों समझ गए, ये दोनों एग्जाम में आ सकता है इसलिए मैं बोल रहा हूं। समझ में आ गया? ये दोनों चीज समझ में आ गया? Yes, sir. जी। एक दूसरा चीज और है, व्हाट इज टेक्नोपोलिस? टेक्नोपोलिस मतलब, टेक्नोपोलिस मतलब होता है, पोलिस मतलब क्या है याद है? पोलिस का मतलब होता है टाउन, शहर, ग्रीक वर्ड है शायद। टेक्नोपोलिस का मतलब होता है जहां पर ये हाईटेक इंडस्ट्रीज जहां पर रीजनली कंसंट्रेटेड रहती हैं, मतलब एक ऐसा रीजन जहां पर हाईटेक इंडस्ट्रीज कंसंट्रेटेड है, मतलब एक जगह पर, जैसे गुड़गांव, हाँ, वेस्ट बंगाल का न्यू टाउन, फिर ऐसे बहुत जगह है। वहां पर क्या होता है कि जो ये हाईटेक कंपनी, जैसे बैंगलोर सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया का, पुणे, हाँ, रीजनल मतलब एक जगह पे कंसंट्रेटेड होंगे, हाईली स्पेशलाइज्ड होंगे उस जगह पे, उसी जगह पे, क्योंकि तुम अगर बैंगलोर से निकाल दोगे सब कंपनी को काम ही नहीं कर पाएंगे। हाईटेक रीजन, हाईटेक होंगे, रीजनली कंसंट्रेटेड, हाईली स्पेशलाइज्ड एंड सेल्फ सस्टेन, वो अपने पे सस्टेन कर पाएंगे, उन लोगों को किसी चीज का जरूरत नहीं है। ऐसे कंपनीज, ऐसे जगह को हम लोग बोलते हैं टेक्नोपोलिस। फॉर एग्जांपल बेंगलोर, इतना सारा टेक कंपनीज है वहां पर। पुणे टेक कंपनी है वहां पर। गुड़गांव, नोएडा, कोलकाता का न्यू टाउन, वहां बहुत सारा फैक्ट्रीज सब है, मतलब बहुत सारा ऐसा हब है जहां पर ऐसा हाईटेक इंडस्ट्रीज है। ठीक, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सैन फ्रांसिस्को इज ए ऐसा डैश, तो सैन फ्रांसिस्को इज अ टेक्नोपोलिस, नोट कर लेना इसको। सैन फ्रांसिस्को इज अ टेक्नोपोलिस। ये कहां पर है? इस जगह का नाम है, इसको बोला जाता है दी सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया में। वहां पर सिलिकॉन मिलता है। सिलिकॉन पता है कैसा होता है? ऐसा बालू जैसा होता है एकदम। सिलिकॉन का इतना वैल्यू क्यों है? सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, ना तो एकदम ज्यादा कंडक्ट कर देता है, ना तो एकदम कंडक्ट मतलब इंसुलेट कर देता है। कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग समझते हो ना, जिस ऐसा चीज जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाए। तो सिलिकॉन जो होता है वो सेमीकंडक्टर है, उससे चिप्स बनते हैं मोबाइल्स के। ठीक है, तो मोबाइल के जब चिप्स बनते हैं तो उससे क्या होता है कि जो चिप बना हुआ है वो सेमीकंडक्टर से बना होना चाहिए। अब सिलिकॉन क्या है? बालू जैसा होता है। उसको प्रोसेस करके छान के उससे एक मेटल निकालना, इतना सा बालू से इतना सिलिकॉन निकलता है खाली, उसको भी इतना यूज करके एक चिप बनाया जाता है मोबाइल का। ठीक, तो सिलिकॉन वैली में वो सिलिकॉन मिलता है, उससे चिप बनता है, तो इसीलिए इजी होता है। और एक जगह है, एक है सिलिकॉन वैली जो सैन फ्रांसिस्को में है, एक है सिलिकॉन फॉरेस्ट, एक है सिलिकॉन फॉरेस्ट जो कहां पर है? यूएस में ही है, सिएटल में है। नोट कर लेना इन तीनों चीजों को, सिएटल में है। ठीक है, सो ये सब पॉइंट्स क्लियर है? ये सब समझ में आ जाएगा, आराम से कर पाओगे? Yes, sir. तो Yes, फिर sir. सेकेंडरी एक्टिविटीज हम लोगों का यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे किसका? नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे लैंड रिसोर्सेज, हम लोग का खत्म हो चुका है, तो हम लोग वाटर रिसोर्सेज और मिनरल रिसोर्सेज करेंगे फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी।